पूर्व व्याख्यान में हम रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं, श्रृंगारिकता, भक्ति और नीति, आलंकारिकता, ब्रजभाषा की विशेषता, ब्रजभाषा की प्रधानता और लक्षण ग्रंथों का निर्माण आदि विशेषताओं पर हम चर्चा कर चुके थे। इसी प्रकार रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण भी बहुतायत रूप से मिलता है, किंतु यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण ही अधिक किया गया है। चूँकि रीतिकालीन कवि राजदरबारी कवि था, उसके पास प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विचरने का अवकाश नहीं था। अतः प्रकृति का चित्रण अधिकांशतः हमें यहाँ नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही दिखाई देता है। यद्यपि रीति काव्य को हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है, किंतु प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें रीतिबद्ध कवियों के काव्य में दिखाई नहीं देता। श्रृंगार प्रधान काव्य होने के कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रण किया गया है। यों तो रीति काव्यकारों ने 12 मासा, षड ऋतु वर्णन आदि परंपरागत प्रकृति चित्रण को विस्तार से चित्रित किया है। कुछ ने तो इन पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की है, परंतु सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग निरपेक्ष ऋतु वर्णन की उनमें अत्यधिक विरलता है। यों खोजने पर उनके चित्र भी मिल जाएंगे, पर उनमें न तो संस्कृत के वर्णनों के समान संश्लिष्टता है और न ही रीतिमुक्त कवियों के वर्णन की सी सजीवता और ताजगी हमें दिखाई देती है। प्रकृति की विराट एवं विशाल संपदा की ओर दृष्टि न डालकर इन कवियों ने केवल उसके कामोद्दीपक रूप को ही पहचाना है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने अथवा नख शिख की महिमा बखानने के लिए ही प्रकृति के स्वरूप को महत्व दिया गया है। कहीं कहीं प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी चित्रित हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या उस विशाल काव्य सागर में नगण्य सी दिखाई देती है। यदि ये सिद्धहस्त कलाविद प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण करने का प्रयास करते तो उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलती, लेकिन खेद है कि वे इसमें प्रवृत्त ही नहीं हुए। यद्यपि यहाँ सेनापति का जो प्रकृति चित्रण है वह बहुत प्रसिद्ध है, उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है, लेकिन वहाँ भी हमें अधिकांश चित्रण उद्दीपनगत ही दिखाई देते हैं। प्रकृति का आलंबनगत चित्रण इस काल में बहुत कम किया गया। इस काल के कवियों की यह भी विशेषता रही कि ये सभी कवि अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में निरंतर निरत रहते थे। राज्याश्रय की छाया में चूँकि काव्य सर्जना कर रहे थे, इसलिए ये कवि अपने आश्रयदाता की जितनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे, उन्हें उतना ही सम्मान और वैभव प्राप्त होता था। इसी कारण उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा करने के धर्म का भी निर्वाह किया है। कुछ कवियों ने तो अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही अपने काव्य ग्रंथों का नामकरण भी कर दिया है, और कुछ कवियों ने सृजन में भी अपने आश्रयदाताओं की इच्छा को सर्वोपरि महत्व दिया है। अपने आश्रयदाताओं को भी खरी खोटी सुनाने का साहस बहुत कम कवि जुटा पाए हैं। अधिकांश ने तो अपनी कला को सामंती दरबार की धरोहर बना दिया
और फलस्वरूप उनसे धन और यश दोनों प्राप्त किए हैं। जीवन यापन की विवशता ने इन कवियों को अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश कर दिया था, अतः उनके इस कवि कर्म को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वह आर्थिक पराभव का युग था और कवियों ने आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए कवि कर्म को आश्रयदाताओं की प्रशंसा की ओर मोड़ दिया था। इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि यदि राज्याश्रय की सुविधा न होती तो जितना भव्य एवं विशाल साहित्य इस काल में रचा गया वह संभवतः रचा ही न जाता और प्रतिभा के धनी कलाकार आर्थिक विवशताओं से ग्रसित होकर अंधकार की न जाने कौन सी अपरिचित परत के नीचे दब जाते। इसे आज कौन कह सकता है। भक्ति युग के कवि तो संत पहले थे और कवि बाद में, अतः उन्हें सांसारिक सुख भोग की आवश्यकता नहीं थी और वे संतन को कहा सीकरी सो काम कहकर राज्य का निमंत्रण ठुकराने का नैतिक साहस भी रखते थे। लेकिन पतनशील संस्कृति में सांस लेने वाले रीति युग के कवियों के लिए यह संभव नहीं था। आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा करने के बाद भी उन कवियों ने शानदार साहित्य की सर्जना की, इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के साथ ही साथ रीति कवि ने नारी के सौंदर्य चित्रण में भी कलम ही तोड़ दी। रीति कवि के समक्ष नारी का जो रूप था वह उसके महिमामय रूपों की ओर कवि की दृष्टि नहीं गई थी, जैसे गृहिणी, भगिनी, जननी व देवी आदि का चित्रण करने की बजाय नारी को उन्होंने एकमात्र श्रृंगार का माध्यम और भोग विलास का उपकरण समझ लिया था। और यही कारण है कि श्रृंगारकालीन काव्य में इन कवियों ने नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज में संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की मर्यादाओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। देव ने कहा है, कौन गने पुरवन नगर कामिनी एकई रीति, देखत हरे विवेक को चित्त हरे करी प्रीति। इससे इतना तो स्पष्ट है कि नारी की विशेषता इनकी दृष्टि में कुछ नहीं है, यह केवल पुरुष के आकर्षण का केंद्र भर है। श्रृंगार काल में नायिका भेद निरूपण में भी कवि सर्वत्र रूपवती नायिका का ही वर्णन करता है। मानो रची छवि मूरति मोहिनी, श्रीधर ऐसी बखानत नायिका। कहने का तात्पर्य यह है कि श्रृंगार काल में रूपवती नारी विलास का साधन है, जीवन का एक विश्राम स्थल है, जहाँ सभी प्रकार की दौड़ धूप से भ्रांत होकर पुरुष नारी के मधुर अंचल की छाया में बैठकर अपने दुखों एवं पराभवों को भूल जाना चाहता है। श्रृंगारकालीन कवि नारी के सामाजिक रूप, गृहलक्ष्मी एवं मातृ रूप का निरीक्षण नहीं कर सका। वह तो परकीया नायिका के वर्णन में ही अधिक अनुराग प्रदर्शित करता रहा है। विलास की साधन नारी के रूप सौंदर्य के प्रति कवि की आसक्ति को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रुग्ण भावना का द्योतक माना है। जैसे चमक तमक हासी ससक, लपक झपक लपटानी, एजी ही रति सो रति मुकति और मुकति अतिहानी। युग के नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण श्रृंगार काल में काम प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। आध्यात्मिक आवरण में भी श्रृंगारिक कविता नहीं होती, वरन स्वतंत्र रूप में ही होती है। कवि लोग राजाओं की कुत्सित प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए नग्न श्रृंगार का चित्रण करते रहे हैं, परंतु इस निर्बाध वासना तुष्टि का एक दुष्परिणाम भी हुआ कि काम जीवन का अंतरंग साधक तत्व न रहकर
बहिरंग साध्य बन गया। इसीलिए इस काल की रीतिबद्ध कविता की श्रृंगारिकता में प्रेम की एक निष्ठता न होकर वासना की झलक मिलती है और उसमें भी सूक्ष्म आंतरिकता की अपेक्षा स्थूल शारीरिकता का प्राधान्य है। प्रेम की भावना हृदय की प्रवृत्ति है जो एकोन्मुखी होती है, किंतु विलास या रसिकता में केवल तरलता किंतु विलास या रसिकता उपभोग की भावना है जो अनेकोन्मुख होती है। रीतिबद्ध प्रतिनिधि कवि देव, मतीराम आदि रसिक ही थे, प्रेमी नहीं। इन्होंने बाह्य स्थूल सौंदर्य की अभिव्यक्ति की है। उनके काव्य में मन के सूक्ष्म सौंदर्य का और आत्मा के सात्विक सौंदर्य का प्रायः अभाव ही है, परंतु जहाँ तक रूप अर्थात विषयगत सौंदर्य का संबंध था वहाँ इन कवियों की पहुँच बहुत गहरी थी। एक और सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाह सौंदर्य के बारीक संकेत को पकड़ सकती थी, तो दूसरी ओर मतीराम, देव, पद्माकर जैसे रीतिबद्ध कवियों के कवि रूप सौंदर्य का वर्णन करने में पूर्ण रूप से रमते रहे। उदाहरण के लिए नयनों और कटाक्षों की चंचलता का सुंदर वर्णन हमें यहाँ दिखाई देता है। जैसे पद्माकर ने कहा है कि पैरे जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेणी। इसी प्रकार देव ने नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, धार में धाय धसी निर्धार वे, जाय फसी उकसी न उबेरी, री गहराई गिरी गहरी गरी फेरी फिरी न घिरी नहीं घेरी, ऊधो कछु अपनो बसना, रस लालच लाल चितई भरी चेरी, वैसे ही बूढ़ी गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। इस प्रकार रीतिकाल में श्रृंगार का चित्रण होता रहा और नारी सौंदर्य के विविध रूपों का हमें यहाँ चित्रण दिखाई देता है। रीतिबद्ध काव्यधारा की अग्रिम विशेषताओं का वर्णन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।